Assalamualaikum viewers. Today the topic of my presentation is Basic Principle Committee and its interim report. जो पहली बीपीसी की रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट थी, आज हम उसके अबाउट बात करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो जाती है 1949 में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, ये सेट करती है कई तरह की कमेटियाँ और ज़ैली कमेटियाँ, ठीक है। कमेटीज़ और सब कमेटीज़ को ये क्या करती है, सेटअप करती है, जिसने मज़ीद आइन के लिए फ़र्दर और डिटेल्स में काम करना होता है। इस पर्पस के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो थी बीपीसी, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो कमेटी थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। इसके 24 मेंबर्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, ठीक है। और इसने मज़ीद 3 ज़ैली कमेटियाँ और बनाई। उसका पर्पस क्या था कि जो फर्स्ट वन होगी वो फेडरल और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस है उसकी पावर्स को, मतलब वफाक में और सूबों में पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए, ये उस पे वर्क करेगी। सेकंड वन जो कमेटी थी वो फ्रेंचाइज पे थी, सब कमेटी ऑन फ्रेंचाइज, यही के जो हक़ राय दही के मामलात को देखेगी वो सेकंड वन कमेटी देखेगी, ठीक है। थर्ड वन जो कमेटी थी वो थी सब कमेटी फॉर जुडिशरी, जो अदलिया के मामलात या अदलिया के लिए वर्क करेगी, वो हमारी ये फॉर जुडिशरी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो वर्क करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो बीपीसी है वो एक स्पेशल कमेटी और बनाती है, तालीमात इस्लामिया। पर्पस ये सिर्फ है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जो इतनी ऑब्जेक्शंस राइज हुई थी, यानी कि आइन में इस तरह की अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, आइन किस तरह का होना चाहिए, आया कि इस्लामिक होना चाहिए या उसको सेकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उल्मा के साथ बड़े बड़े जितने भी स्कॉलर्स थे उनके साथ कंसर्न किया गया कि आया कि हमारा आइन किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो बीपीसी है ये अपनी जो रिपोर्ट है इसको फाइनलाइज़ किए बगैर ही क्या करती है, असेंबली में अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है, ठीक है। फाइनलाइजेशंस में इसने क्या फ़ाइनल करना होता है कि एक फाइनेंशियल एलोकेशंस नहीं अभी हुई होती, और सेकंड वन जो हेड ऑफ़ स्टेट है उसकी क्वालिफ़िकेशन का डिसाइड नहीं हुआ होता, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट को फिर भी असेंबली के सामने पेश कर देती है। जो फर्स्ट ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जैसा कि हमें पता है कि बीपीसी ने पहला ड्राफ्ट दिया, ये लियाकत अली के ज़रिए असेंबली में पेश किया गया था। इसके साइलेंट फीचर की बात की जाए तो इसके साइलेंस फीचर में ये आता है कि जो हेड ऑफ़ स्टेट होगा उसको 5 साल के लिए हम लोग चूज़ करेंगे, जो कि दोनों सेशन के ज़रिए आएगा। दोनों सेशंस मेन ये कि जो हमारा लोअर हाउस है और अपर हाउस है वो दोनों सेलेक्ट करेंगे कि हमारा सदर कौन होगा, ठीक है। उन दोनों का सेशन बुलाया जाएगा, जॉइंट सेशन होगा, और उसमें हेड ऑफ़ स्टेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कौमी असम्बली के मेंबर्स और सेनेट के मेंबर दोनों मिलकर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन उन्होंने कहा है कि जो ऐसा शख्स जो 2 बार हेड ऑफ़ स्टेट रह चुका हो उसको मज़ीद हेड ऑफ़ स्टेट नहीं बनाया जा सकेगा, ठीक है। हेड ऑफ़ स्टेट वाज टू अपॉइंट एज प्राइम मिनिस्टर, जो सरबराह है स्टेट का यानी कि सदर, वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ कर सकता है, लेकिन उसको दोनों जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है जिसमें बोथ हाउसेस शामिल होते हैं, वो कहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों अगर मतलब दोनों हाउसेस इस बात पे एग्री होंगे कि आया कि हमारा सदर ये होना चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये होना चाहिए, तो उस इंसान को चूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट वन वो कहते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी वो हमारी मतलब मरकज़ी जो मुकन्ना है वो 2 तरह के हाउस पे मुश्तमिल होगी, हाउस ऑफ यूनिट्स होगा और सेकंड वन हाउस ऑफ पीपल होगा। जो हाउस ऑफ यूनिट्स हैं इसमें सेनेट्स के मेंबर्स हैं, जो हाउस ऑफ पीपल्स हैं इसमें कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, ठीक है। दोनों हाउसेस को एक तरह की पावर दी जाएगी, ठीक है। दोनों हाउसेस जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं किस तरह के केस में कि अगर दोनों हाउसेस के दरमियान किसी तरह का भी कॉन्फ्लिक्ट आया है, किसी तरह का भी इख्तिलाफ आया है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इजलास को बुलाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो सरबराह ममलिकत यानी कि हेड ऑफ़ स्टेट होगा उसको उसकी तकर्री के लिए या उसको बरतरफ करने के लिए, ठीक है, उसको डिसमिसल करने के लिए या उसको अपॉइंट करने के लिए इस सूरत में इजलास बुलाया जाएगा। थर्ड वन जो है वो बजट और दीगर माली बिल जो हैं उन पे गौर करने के लिए इस सेशन को बुलाया जाएगा। फोर्थ वन है काबीना में अदम इत्मीद की तहरीक पर
और करने के लिए इस सेशन को बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर इस फीचर के 5th वाले पॉइंट की बात करें तो उन्होंने कहा वहाँ पे हर सूबे में क्या होगा, एक वज़ीर आला होगा, ठीक है, यानी कि हेड ऑफ प्रोविंस होगा जिसको हम वज़ीर आला कहते हैं, तो उसको हम चीफ मिनिस्टर का ओहदा देंगे। और वो चीफ मिनिस्टर आगे फर्दर जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको अपॉइंट भी कर सकता है, उनको डिसमिस भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है there was to be one house of legislature in each province elected by the people for a period of 5 years। एक लेजिस्लेचर होगी हर सूबे की अपनी, ठीक है, जो 5 साल की मतलब मुद्दत कंप्लीट करेगी। और वहाँ पे जो सीएम की एडवाइस पे ही वहाँ उस असम्बली के लोगों को भी चूज़ किया जाएगा। जो उर्दू है इसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। बीपीसी की रिपोर्ट्स में ये थी कि जो उर्दू है वो नेशनल लैंग्वेज होगी। अब रिएक्शन या क्रिटिसिज्म की बात की जाए कि इस पहली जो रिपोर्ट पेश की गई इस पे क्रिटिसिज्म क्या था या किस बात के अगेंस्ट थे, तो जो मेन क्रिटिसिज्म था वो रिप्रेजेंटेशन का इशू था, तो कि तमाम जो यूनिट्स हैं उनको एक ही जैसी सीट्स दी गई थी। तमाम यूनिट से मुराद ये कि NWFP सिंध, पंजाब और बंगाल, बलोचिस्तान सबको एक जैसी जो सीट्स हैं वो दी गई थी। तो मेन क्रिटिसिज्म एक तो ये था। दूसरी ये बात थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे यानी कि बांग्लादेश के करंटली जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ के लोगों ने ये कहा कि 52% अगर हम लोग मेजॉरिटी में हैं तो 52% लोगों की ज़ुबान जो है वो बंगाली है। और बाकी अदर यूनिट्स की, वेस्ट पाकिस्तान के यूनिट्स की अगर बात करें वेस्ट विंग की, तो इस साइड पे अगर 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट से मुराद ये 4 सूबे हैं अगर, तो वहाँ पे भी लोगों की ये उर्दू किसी की भी मदर टंग नहीं है, ठीक है, मादरी ज़ुबान नहीं है। बलोचिस्तान वाले अपनी बोलते हैं, सिंध वाले अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, तो फिर ये किस भी हाफ पे आप उर्दू को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हैं। सो ये 2 तरह के क्रिटिसिज्म थे जो मेन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।